हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राहुल त्यागी कॉमर्स क्लासेस। तो आज रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का रिवीजन। 2025 एग्जाम के लिए हम यहाँ पे रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का रिवीजन। चलिए, चैप्टर 2 का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर, मान लीजिए ये हमारी कंट्री है और ये एक फ्रंटियर बनाया हुआ है। ये किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। कौन बता रहा है? ये हमें एक गवर्नमेंट बता रही है कि भाई ये जो एक एरिया है ये हमारी कंट्री है। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री होता क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। कौन एडमिनिस्ट्रेटेड कर रहा है इसको? गवर्नमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं तक है, ये हमारी वाटर और एयर के अंदर भी इंक्लूड होता है। अब वाटर और एयर में कहां तक इंक्लूड होता है? देखिए, सबसे पहला आता है शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू कंट्री। मान ली दो कंट्री है, ये दो कंट्री के बीच में जो भी शिप या एयरक्राफ्ट क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह से, वो एरिया भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, फिशिंग, डीजल, ऑयल, नेचुरल गैस ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, या फिर कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट जो है। अब सवाल आता है ये नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है? तो ये हम पढ़ेंगे आगे कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। अभी के लिए आप समझ लीजिए, हमारी कंट्री का कोई भी पर्सन या हमारे कंट्री के जो भी पर्सन है वो फिशिंग, डीजल, नेचुरल गैस वगैरह जहां तक भी कलेक्ट कर रहे हैं सी एरिया से, समुद्री एरिया से, वो एरिया भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। या एम्बेसी ऑफ ए कंट्री लोकेटेड इन अब्रोड, या मान के चलिए हमारी कंट्री की जो एम्बेसी है वो अलग अलग कंट्री के अंदर लोकेटेड होती है, वो एरिया भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होता है। अब सवाल आता है एम्बेसी होती क्या है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एम्बेसी का मतलब बता देता हूँ। होता क्या है कि इंडियन कुछ यूएस में भी है, कुछ इंडियन आपके जापान, अदर अलग अलग कंट्री में है। वो वहां से अर्न करते हैं और हमारी कंट्री के अंदर पैसे लेके आते हैं। तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से हमारी कंट्री को बेनिफिट हो रहा है। तो भाई हमारी कंट्री की गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि उन लोगों को हेल्प करे। मान लो वहां पे कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है तो उनको वहां पे हेल्प मिले। इसीलिए वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करती है कि भाई वहां पे जितने भी हमारी कंट्री के लोग हैं उनकी हम हेल्प करेंगे। इसी को बोलते हैं एम्बेसी। आप हम हमारी कंट्री में भी देख सकते हैं अलग अलग कंट्री की एम्बेसी है जो कि अपनी कंट्री के लोगों की यहाँ पे क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं किसी भी तरह की अगर वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो। चलिए, अब हमारे यहाँ पे क्लियर होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। इट इज इंक्लूडेड, अब ये क्या इंक्लूड करता है? शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू कंट्री, फिशिंग, डीजल, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, एम्बेसी ऑफ ए कंट्री लोकेटेड इन अब्रोड। अब सवाल आता है कुछ ऐसी चीजें जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, अब क्या इंक्लूड नहीं करती डोमेस्टिक टेरिटरी? देखिए, ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे एक फॉरेन एम्बेसी भी है, फॉरेन एम्बेसी, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं आती। या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री के अंदर ही है, जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी कंट्री के अंदर सेटअप है, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड क्या क्या है? एम्बेसी ऑफ द फॉरेन कंट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करते। बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है। देखिए, मैं बड़े ही सिंपल और साधारण शब्दों में आपको बताता हूँ नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है। एक पर्सन, एक पर्सन जो कि फॉरेन से आता है, सबसे पहले ये इंडियन के लिए बात ही नहीं है। जो इंडिया में जिसका जन्म हुआ है वो तो रेसिडेंट है ही, वो तो सिटीजन है इंडिया का जिसका जन्म हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं उस पर्सन के लिए जिस पर्सन का जन्म
आउटसाइड इंडिया हुआ है, यानी जिसका किसी अदर कंट्री में हुआ है और अब वो हमारी कंट्री में आके रह रहा है, काम कर रहा है, अब उसका स्टेटस क्या है, क्या वो रेसिडेंट है या वो रेसिडेंट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं सिंपल, अगर मान के चलिए कोई भी पर्सन हमारी कंट्री के अंदर आता है अर्न करने के लिए, वो पैसे कमाने के लिए आ रहा है और मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा रह रहा है, तो समझ लीजिए ये नॉर्मल रेसिडेंट है। यानी कि यदि कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहा है और कमाने के लिए रह रहा है, दोनों काम कर रहा है, तो वो क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। आप लोगों ने आईपीएल देखा होगा, आईपीएल के अंदर क्या है कि फॉरेन प्लेयर आता है, फॉरेन प्लेयर आते हैं यहाँ पे कमाने के लिए आ रहे हैं, तो क्या वो 1 साल से ज्यादा रुक रहे हैं? नहीं, कुछ टाइम खेलते हैं और चले जाते हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। लेकिन यदि कोई भी प्लेयर आ गया और वो काफी लंबे टाइम के लिए यहीं पे है, तो वो क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट है। अच्छा, दूसरा, टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं, क्या वो है? नहीं, वो तो 1 साल से ज्यादा होगा घूमते घूमते, लेकिन कमाने के लिए नहीं आ रहे, पैसे नहीं कमा रहे, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रेफर टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु रेसाइड्स इन द कंट्री हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री, यानी कि जो उस कंट्री में रह रहा है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर है। इकोनॉमिक मतलब पैसा, पैसे कमाने के लिए उसी कंट्री में रह रहा है, उसी को बोलता है नॉर्मल रेसिडेंट। अब आता है नेक्स्ट, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी पर्सन को किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप दो ही तरह से मिलती है। पहला बर्थ और दूसरा लीगल। लीगल मतलब हर कंट्री के अपने अपने नियम है। किसी कंट्री के अंदर ये नियम है कि भैया यहाँ के अगर किसी भी फीमेल से उसने शादी कर ली तो वो यहाँ का रेसिडेंट हो जाएगा। हमारी कंट्री के नियम है कि वो अप्लाई करेगा कि भाई मैं यहाँ का सिटीजन बनना चाहता हूँ, गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तो वो यहाँ का सिटीजन बन जाएगा। तो किसी भी कंट्री की जो सिटीजनशिप होती है वो दो तरह से मिलती है। व्हेन ए पर्सन बोर्न इन इंडिया, अब देखिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सिटीजनशिप कैसे मिलती है? व्हेन ए पर्सन बोर्न इन इंडिया एक्वायर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इंडिया में जन्म हुआ है तो भैया इंडिया सिटीजन है। ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, लो अलाउ हिम टू बिकम द इंडियन सिटीजन। बाहर जन्म हुआ है उसका, लेकिन लो ने अलाउ कर दिया, लो ने कहा चलो ठीक है भाई आप हमारे सिटीजन हो, तो वो क्या बन गया, सिटीजन बन गया। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं। देखिए सिंपल मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी है, फैक्टर सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। जो पैसा हम कमाते हैं, जो पैसा हमें मेहनत से मिलता है, जो पैसा हमारी सर्विसेज से मिलता है, उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम जो बिना मेहनत के मिल जाता है, पापा ने पॉकेट मनी दे दी, किसी ने डोनेशन दे दी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारी ट्रांसफर इनकम है। अच्छा अब आप मुझे बताइए, क्या फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी? हाँ भाई, पैसे कमा रहे हैं ना हम, मेहनत करके आ रहा है तो ये तो इंक्लूड होगी। ट्रांसफर इनकम नहीं, ये क्यों होगी? क्योंकि ये तो हमने कमाया ही नहीं है, फ्री में मिल रहा है। ओके, तो फैक्टर इनकम को कौन सा कॉन्सेप्ट बोलेंगे? अर्निंग कॉन्सेप्ट बोलेंगे, पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे तो इसको रिसिप्ट, बस मिल ही तो रहा है, कमा थोड़ी ना रहे हैं। ओके, तो ये हमारा होता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर। चलिए पढ़ लेते हैं। इट रेफर टू द इनकम रिसीव बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जहां पे हमारी सर्विस दे रहे हैं या कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि सेल कर रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। इट इंक्लूड बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, इसको दोनों जगह पे हम इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी। अच्छा, अर्निंग कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है? अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इन सब के बदले हमें क्या मिलता है? इन सब के बदले हमें मिलती है लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। अब बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। इट रेफर टू द इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, बिना किसी सर्विस दिए पैसा मिल रहा है भैया, पैसा पैसा। अच्छा, इट नाइदर इंक्लूड, दोनों में से कहीं पे इंक्लूड नहीं होगा, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है और जनरली रिसीव बाय द हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, या तो भैया घर वाले पैसे देते हैं या गवर्नमेंट कहती है भैया तेरा काम नहीं चला, ये ले तू खाने पीने के लिए कुछ ले ले। तो ये हमारा हो गया फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के अंदर एक डिफरेंस। चलिए बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स
एंड फाइनल गुड्स। तो पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होता है। देखिए, दो चीजें होती हैं। आइदर फॉर सबसे पहले कोई भी गुड्स है हमारे पास, ये मेरे पास गुड्स है। अ, ये कह देता हूँ ये मेरे पास एक गुड्स है। अच्छा, मैं इसको परचेज कर रहा हूँ दो चीजों के लिए, रीसेल या फिर यूज। देखिए, अगर मैं रीसेल के लिए कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, रीसेल। और अगर मैं इसे यूज के लिए खरीद रहा हूँ तो ये फाइनल गुड्स है। सिंपल सी चीज है, कोई भी गुड्स खरीदूंगा। अच्छा, जब मैं एक और चीज है, मैंने कोई भी गुड्स खरीदा या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट, यूज के लिए खरीदा, इन्वेस्टमेंट, और ये फर्दर प्रोडक्शन, तो इंटरमीडिएट। देखिए, कोई भी गुड्स या हम खरीदते हैं, बाय करते हैं रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए, आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। अच्छा, फाइनल गुड्स क्या होता है? आइदर फॉर यूज और कंजम्पशन, आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, विच इज परचेज आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो क्या होता है? हमारा फाइनल गुड्स होता है। चलिए, अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में और समझाने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट और फाइनल। देखिए, दो चीजें होती हैं जो भी गुड्स खरीदते हैं, एक तो हो गई कंपनी और दूसरा हो गया एक पर्सन। अच्छा, अब एक पर्सन जो गुड्स खरीदेगा वो कंजम्पशन के लिए, तो वो कंज्यूम कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स। और कंपनी खरीदेगी तो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भी वो फाइनल गुड्स है। ओके। अच्छा, अब कोई भी पर्सन जो है वो गुड्स को क्या कर रहा है? खरीद रहा है, उससे वो फर्दर प्रोडक्शन बनाना चाह रहा है, कुछ और बनाना है, तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स है। या कंपनी खरीद रही है तो किस लिए? रीसेल के लिए। भाई, कंपनी खरीद रही है बेचने के लिए, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। चलिए, इनके बारे में थोड़ा सा और इन डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस। इंटरमीडिएट गुड्स होता है जो अदर गुड्स बना रहे हैं। अच्छा, फाइनल गुड्स क्या होता है? यूज फॉर द फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हो गया। अच्छा, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? जिसे हम रीसेल करने जा रहे हैं या उसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं, तो रीसेल या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर फाइनल के अंदर क्या होता है? नो वैल्यू एडिशन। अब फाइनल बन चुका है ये, अब इसमें कोई भी वैल्यू का एडिशन नहीं करना है हमें। ओके। रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब ये क्या है? अभी बना ही नहीं है अच्छे से पूरी तरह से, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है भैया, अभी पूरी तरह से बन के रेडी नहीं हुआ है। अच्छा, ये क्या है? आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, फाइनल गुड्स है, बन चुका है, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है। नेक्स्ट, वैल्यू नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल, ये समझ चुके हैं, ये इंक्लूड होते हैं, ये इंक्लूडेड नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या आ गए? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के हाईली चांसेस होते हैं इसके डिफरेंसेस के। चलिए, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, दो तरह के होते हैं। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाइड द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। जो कि कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? जो भी कंज्यूमर की डायरेक्टली वांट को सेटिस्फाई करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ कंजम्पशन गुड्स, इसके अंदर ये चार तरह के होते हैं: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विस। क्या क्या हो गए? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विस। ये हमारे पास चार तरह के हो गए। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जिनको हम यूज करते हैं अगेन एंड अगेन, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। टीवी, आपने एक बार बाय किया, अब आपका टीवी देखने का मन है, बार बार चला रहे हो, बार बार चला रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल, एक टाइम लिमिट है उनके लिए, 1 साल 2 साल, इसके बाद वो खत्म हो जाएंगे, जैसे शूज, क्लोथ्स, ये हो गए, एक टाइम लिमिट के बाद ये खत्म हो जाएंगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनसे आप अपनी वांट को सिर्फ एक ही बार सेटिस्फाई कर सकते हो, एक से ज्यादा बार सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक ही बार आप इनको यूज कर सकते हो, जैसे मान लो आपको भूख लगी है, खाना खाया, खत्म। अब क्या वही खाना आपको यूज कर सकता है? नहीं भाई, अब तो दोबारा से कुछ खाना पड़ेगा ना, भूख लगेगी तो। ओके। और अगर मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, पेट्रोल डलवाए, वो खर्च हो गया, तो क्या सेम पेट्रोल फिर से आएगा? नहीं भैया, फिर से डलाना पड़ेगा। सर्विस, सर्विस क्या होती है? अब सर्विस की बात करते हैं। सर्विसेज होती क्या है? एक इंटेंजिबल कंजम्पशन गुड्स होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे वांट को सेटिस्फाई करता है। ये भी इंटेंजिबल कंजम्पशन गुड विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कैसे? मान लो आपको ना
आपने सोचा कि यार चैप्टर तो समझ नहीं आ रहा, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ एक तरह की मैं आपको ये। तो सर्विस दे रहा हूँ तो इससे आपकी वांट क्या हो रही है? सैटिस्फाई हो रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? कंजम्पशन गुड्स, इंटेंजिबल गुड्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं, कैपिटल गुड्स होते क्या हैं? तो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो और गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे मशीनरी हो गया। अब आपने एक मशीन खरीदी, उससे आप और गुड्स बना रहे हो, और गुड्स बना रहे हो। मैंने क्या किया, एक मशीन खरीदी, मैं चिप्स बना रहा हूँ, उससे बना रहा हूँ अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो क्या है? कैपिटल गुड्स। देखिए, कैपिटल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि अदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में क्या करता है? हेल्प करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास हो जाता है फाइनल गुड्स दो तरह के, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, या कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? विच सेटिस्फाइड ह्यूमन वॉन्ट डायरेक्टली। ये चार तरह के हो गए, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विस। फिर कैपिटल गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन, जो कि और गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी। आप अपनी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल स्टॉक में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास पहले एक 10 लाख की कार थी, आपने 15 लाख की एक और खरीदी, 25 लाख की हो गई। तो यहाँ पे आपने 15 लाख की क्या की? एडिशन की। इसी को क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आपको समझाने जा रहा हूँ। आपने 2015 में एक कार बाई की 10 लाख रुपए की। आज 2024 में उसकी वैल्यू रह गई मान लीजिए 2 लाख रुपए की। इसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए की। 8 लाख रुपए क्या कम हुआ? ये जो 8 लाख रुपए इसकी वैल्यू कम हुई, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आगे अभी हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यूज की वजह से कम हुई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ग्रोस और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट यानी कि जो वैल्यू पे हमने एसेट बाय किया था, उस वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। और जो वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद आती है हमारे पास, उसे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। चलिए, ग्रोस इन्वेस्टमेंट की अगर डेफिनेशन देखें तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिफोर अलाउिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले जो उसकी वैल्यू है, उसे बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर अलाउिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है, उसे बोलते हैं हम क्या? नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट क्लियर होने के बाद अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डेप्रिसिएशन क्या होता है। मैंने आपको बताया एक कार थी, आपने खरीदी थी 2015 में, जो कि आपने बाई की थी 10 लाख रुपए की। और फिर उसकी वैल्यू 8 लाख रुपीज से कम हो गई और 2 लाख रुपए बच गई आज 2024 के अंदर। ये है डेप्रिसिएशन। ये वैल्यू क्यों कम होती है कार की? आप यूज कर रहे हो और टाइम निकल रहा है, एक्सीडेंट वगैरह होने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। देखिए डेफिनेशन क्या है। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट विद इन ए फिजिकल ईयर। किसी भी ईयर के अंदर जो भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, जो कम होता है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। या फिर एक और लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट या कैपिटल स्टॉक ड्यू टू यूजेस, ऑब्सलेंस, या वियर एंड टियर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये हो गया, जो भी वैल्यू हमारी कम हो रही है एसेट्स की, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। चलिए, अब यहां तक होने के बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? जरा हम पहले ये समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को समझने से पहले हम लोग समझेंगे सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे पहले टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है, हम गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे रोड या कोई भी प्रोडक्शन, या रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, लाइसेंस हो, इन सर्विसेज को यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। आप सर्विसेज ले रहे हो तो फिर ठीक है, टैक्स देते हैं। तो टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। पहले हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आपने टैक्स दिया गवर्नमेंट, लेकिन डायरेक्ट आपने नहीं दिया।
आप जाते हो एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने क्या किया, वहां से कुछ खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर किया, बिल बनता है, भाई 1000 रुपये का बिल बनता है। वो कहता है इस पे 100 रुपए का आपको जीएसटी देना पड़ेगा, 1100 रुपये देना है। आपने जीएसटी मतलब टैक्स दे दिया, किसको, जहाँ पे भी रेस्टोरेंट वाले को आपने टैक्स दे दिया। इस रेस्टोरेंट वाले ने ये कहाँ पे जमा किया, फिर गवर्नमेंट के पास जमा किया। अब मुझे एक बात बताइए, टैक्स आपने दिया रेस्टोरेंट वाले को और गया गवर्नमेंट को, तो ये किसने दिया, इनडायरेक्टली दिया तो आपने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को, इसलिए इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिसके अंदर आता है इनकम टैक्स। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, जो भी हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। अच्छा, अब ये हम पे किस किस पे करते हैं, तो हम दो चीजों पे पे करते हैं, या तो हम कोई सर्विस ले रहे हैं, या हम कोई सामान खरीद रहे हैं। या तो सर्विस ले रहे हैं या सामान खरीद रहे हैं, तो उस पर जो भी हमारा टैक्स जाता है वो गवर्नमेंट को जाता है। ये इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट ना तो गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं, ना डायरेक्ट गवर्नमेंट से सर्विस ले रहे हैं, लेकिन हमारा टैक्स गवर्नमेंट तक जा रहा है, तो इसलिए उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट रेफर टू दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सेट्रा। ओके, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, आता है सब्सिडीज क्या होती है। बात करते हैं सब्सिडीज। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडीज का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट हमें क्या करती है, असिस्टेंस, हेल्प देती है। देखो, गैस सिलेंडर है, वो 1000 रुपए का आता है, 200 रुपए हमारे अकाउंट में वापस आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। तो सब्सिडी, देखिए पहले हो गया हमने डायरेक्ट टैक्स, हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, फिर गवर्नमेंट हमें छूट दे रही है, उसे बोलते हैं सब्सिडीज। इट रेफर्ड टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक हेल्प कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं, हम सब्सिडी बोलते हैं। अब मैं आपको एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताता हूँ। आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया 100 रुपए का, जीएसटी, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी 20 रुपए की, तो इनडायरेक्ट आपने गवर्नमेंट को कितना दिया, 80 रुपए। भाई 100 दिया, 20 रुपए सब्सिडी के उसमें ले लिया वापस, तो आपने कितना दिया गवर्नमेंट को, 80 रुपए दिया है। इसीलिए इसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। मैं समझता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। देखिए, इसको भी मैं बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझाने जाऊँ। आपने आप प्रोडक्शन करते हैं, आपने एक पेन बनाया 10 रुपए का, इसमें आपने टैक्स ऐड किए 2 रुपए, और मार्केट में आपने इसका प्राइस रखा 12 रुपए का। तो जो भी टैक्स से पहले का प्राइस है उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जिस कॉस्ट पे आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, और जिस कॉस्ट पे आप उसे मार्केट में लेके आ रहे हैं इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। इसे बोलेंगे क्या, मार्केट प्राइस। तो चलिए फैक्टर कॉस्ट देखते हैं। अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी अमाउंट जो आप पे कर रहे हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, बनाने के लिए। ओके, मार्केट प्राइस, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एट विच सोल्ड इन द मार्केट, कोई भी वैल्यू जिस पे हम मार्केट में उसे सेल करने जा रहे हैं उसे को हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो टॉपिक है वो आता है हमारे पास NFIA। ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो इसकी डिफरेंस होता है किसका, फीफा एंड फीटा, फीफा एंड फीटा। NFIA, फीफा माइनस फीटा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। ओके, अब सवाल ये होता है एनएफआई क्या हो सकता है हमारे पास, एनएफआई हमारे पास हो सकता है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। अब ये एनएफआई फीफा फीटा होता क्या है, पहले ये तो बताओ। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए हमारी कंट्री है इंडिया, ये यूएस है। अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ इंडियन यहाँ पे जाते हैं, ये इंडिया का एक पर्सन है इंडियन, ये इंडियन यहाँ पे जाते हैं, और कुछ यूएस के भी भैया अब्रोड से भी तो इंडिया में आके पैसे कमा रहे होते हैं। ये पैसे कमा के लेके आता है इंडिया में 10,000 रुपए, इसे बोलते हैं फीफा, FIFA, फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो भी हमने अब्रोड से कमाया। अच्छा, ये भी तो हमारे पास से लेके जाएगा कुछ, मान लो 2,000 रुपए लेके चला गया, इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ये हमारे पास से अब्रोड गया पैसा,
तो एनएफआईए क्या होता है? एनएफआईए का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हमारे पास फॉरेन से कितना पैसा है भाई? 10,000 हमने कमाया था, हमारे इंडियन जो 10,000 कमा के लेके आए थे, 2,000 यहाँ से लेके चले गए, तो 8,000 रुपए आया। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव। 8,000 है तो पॉजिटिव, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये दो की जगह फॉरेन वाले 12,000 ले जाए, हम 10,000 लेके आ रहे हैं, ये 12 लेके जा रहे हैं, तो नेगेटिव हो गया, 2,000 ज्यादा चला गया हमारे पास से। या ऐसे भी तो हो सकता है हम 10,000 कमा के लेकर आ रहे हैं और यहाँ से भी 10,000 जा रहा है, तो ये जीरो भी हो सकता है। तो एनएफआई हमारा क्या हो सकता है? कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी। कंपोनेंट, वो क्या क्या कंपोनेंट हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। तो ठीक है भाई, एक तो एम्प्लॉय हो गया, पैसे कमा रहा है जॉब करके। दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपकी प्रॉपर्टी है फॉरेन में, या फॉरेनर की यहाँ पे प्रॉपर्टी है, या आपका बिजनेस है फॉरेन में, या उसका यहाँ पे बिजनेस है, ऐसे ही तो पैसे कमाएंगे। और नेट आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द शेयर होल्डर। प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये हमारा होता है रिटेन अर्निंग। तो ये था हमारा एनएफआई। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 का जो रिवीजन है वो भी होता है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आपसे रिलेटेड जो भी डाउट है। नेक्स्ट चैप्टर 3 की जो हमारी रिवीजन वीडियो होंगी वो हम आपको देंगे कल, यानी कल आपको रिवीजन वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आप रेगुलर एक टाइम फ्रेम से, एक अच्छे टाइम, एक अच्छे डिसिप्लिन और एक अच्छे प्लान से स्टडी करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जस्ट 25 डेज के अंदर हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। उसके बाद जो 5 दिन बचेंगे उसके अंदर हम इसके कुछ सैंपल पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये 1 मंथ, ओनली जस्ट 1 मंथ, आपको इकोनॉमिक्स के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप रेगुलरली वीडियो को अच्छे से देखें। डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, आपके डाउट सोल्व होंगे। या फिर मैं इस बीच डाउट सेशन भी रखूंगा, आप वहां पे भी आ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको भी इन वीडियो का बेनिफिट मिल सके। लाइक कीजिए वीडियो को एंड अपने स्टेटस पे लगा के सभी के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।